नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीट 2021 के लिए गणित को अपन ने स्टार्ट कर रखा है। टॉपिक वाइज प्रश्नों को अपन इसमें कर रहे हैं और टॉपिक्स को तो मैं हालांकि पहले समझा चुका हूँ, लेकिन टॉपिक वाइज प्रश्न जो है अभी अपन ने स्टार्ट किए हैं। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें अपन प्रत्येक टॉपिक के ऊपर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। लगभग सभी टाइप्स को अपन करेंगे ताकि कोई भी टाइप एग्जाम में आपको बाहर देखने को न मिले। अगर आपने किसी टॉपिक को समझा भी नहीं है और अगर आप सीधे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को ही इसको कर रहे हो, तब भी आप निश्चित तौर पे गणित में लगभग सभी प्रश्न सही करके आओगे, क्योंकि लगभग सभी टाइप्स को अपन इसमें कवर करेंगे। और एक वीडियो बन चुका अपना, 3 वीडियो बन चुके हैं। एक टॉपिक पूरा हो चुका है अपना घातांक का टॉपिक, जो वो पूरा हो चुका है यूनिट फर्स्ट का। और ये यूनिट फर्स्ट का दूसरा टॉपिक अपना बीजीय व्यंजक तथा बहुपद, जिसको अपन आज के इस वीडियो में एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं बीजीय व्यंजक तथा बहुपद के इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करें बीजीय व्यंजक की कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। अब देखिए मित्रों, इसको अपन डेफिनेशन अपने ये नहीं है कि कोई व्याख्यात्मक पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है अपना, सिंपली जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है। तो अपने को सिंपली ये पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक होते क्या हैं। तो मैं कुछ यहाँ पे लिखूँ, जैसे पहली चीज़ मैं लिख देता हूँ कि 2n+1, ठीक है। दूसरा एक मैं लिख देता हूँ कि 0। फिर एक मैं लिख देता हूँ आपका तीसरा जो है उसको लिख दिया मैंने 5xy। और एक और मैंने लिख दिया चौथा, वो लिख दिया 15 + 7 + 0। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपका 2n+1 और 5xy यानी कि पहला और तीसरा, ये आपके तीनों के दोनों आपके क्या रहेंगे, ये आपके बीजीय व्यंजक रहेंगे मित्रों। क्या रहेंगे? बीजीय व्यंजक रहेंगे, ठीक है। इसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे अपन ने छाटा। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर जो आपका 0 है और चौथे नंबर पर जो आपका 15 + 7 + 0 है, ये आपके क्या रहेंगे? ये आपके रहेंगे संख्यात्मक व्यंजक। किस प्रकार के व्यंजक रहेंगे? संख्यात्मक व्यंजक ये रहेंगे, ठीक है। चलिए, संख्यात्मक व्यंजक हो गए। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक में एक शब्द अपने को मिल रहा है बीज। बीज यानी कि एक प्रकार से अपन जिसको क्या बोलते हैं, चर भी बोलते हैं। और चर क्या होते हैं? देखिए, चरों के अंदर अपन किसको रखते हैं? अपनी A, B, C, ठीक है, X, Y, Z, इनको अपन रखते हैं। इसके अलावा अगर अपन आपका समीकरण में कहीं पर भी आपको क, ख, ठीक है, इस प्रकार से देखने को मिले, इसके अलावा आपको समीकरण में ए, ब, ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी देखने को मिले, यानी कि समीकरण में अंकों के साथ अगर अक्षर भी आते हैं तो वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है। तो वो जो समीकरण बनेगा वो बीजीय व्यंजक एक प्रकार से आपका रहेगा। वो जो आपकी एक प्रकार से जो भी चीज़ आपके सामने आएगी वो उसको बीजीय व्यंजक बोलेंगे। तो 2n+1 और 5xy यहाँ पे आपके बीजीय व्यंजक होंगे। और यहाँ पे किसी प्रकार के आपके सामने देखिए 0 और 15 + 7 + 0 में किसी प्रकार का भी बीज या चर आपका यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे अगर चर नहीं है तो उस व्यंजक को अपन संख्यात्मक व्यंजक बोलेंगे। अगर संख्याओं के साथ अगर आपके चर भी हैं तब उसको बीजीय व्यंजक कहा जाता है। सिंपल भाषा में यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक प्रश्न करते हैं बीजीय व्यंजक के ऊपर आधारित कि निम्न में से बीजीय व्यंजक कौन सा। बड़े आसानी से अपन बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन है 5 + 7 - 9। तो ये तो आपका क्या संख्यात्मक है, ठीक है। ये तो आपका संख्यात्मक व्यंजक है निश्चित तौर पे, ठीक है। ये संख्यात्मक व्यंजक हो गया। वहीं अगर 0 की बात करें तो वो भी संख्यात्मक व्यंजक है। अब देखिए 7x/7, यहाँ से x से x कट रहा है और ये 7 बनेगा, तो ये भी आपका क्या होगा? संख्यात्मक व्यंजक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। 2 जो है वो आपका बीजीय व्यंजक होगा, क्योंकि इसमें कितने चर हैं आपके? 2 चर हैं। चाहे चर एक हो, अगर एक चर है तब भी उसको अपन बीजीय व्यंजक बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया 2 चर हैं। कौन कौन से चर हैं? x तथा y, यहाँ पे आपके 2 चर दिए गए हैं, ठीक है साथियों। चलिए, दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न अगला आपका जो टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजक का गुणांक। किसी भी बीजीय व्यंजक का अपन गुणांक भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखिए, जैसे मैं अगर लिखूं 5n - 5n² + 2n+1, ठीक है, में n का गुणांक, ठीक है, में n का गुणांक है। n का गुणांक देखिए मित्रों, यहाँ पे क्या है? n का गुणांक होने का मतलब है
कि एन के गुणा में जो भी है, तो एन कहाँ पे है, सबसे पहले तो अपन किसको ढूंढेंगे, समीकरण में एन को ढूंढेंगे, ठीक है, व्यंजक में किसको ढूंढेंगे, एन को। तो ये रहा एन, और एन के का गुणांक पूछा नहीं, एन के गुणा में कौन है, 2, तो यहाँ पे एन का गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मित्रों, ठीक है। अगर बात करें अपन एन स्क्वायर का गुणांक, एन स्क्वायर का गुणांक, तो मित्रों एन स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना होगा, प्यारे साथियों, एन स्क्वायर का गुणांक यहाँ 5 नहीं होगा, माइनस का 5 होगा। देखिए ये माइनस लगा हुआ और ये 5, माइनस का 5 होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बीजीय व्यंजक को, जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें जो निशान होते हैं वो सारे अपन किस में मानते हैं, प्लस में मानते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो जिसका भी अपने को एक प्रकार से पूछे कि जैसे या मैं यूं कहूं कि जो चर होते हैं उनमें जो संख्याएं आती हैं, उन संख्याओं से पहले जो निशान होगा वो प्लस का ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये -5 जो है ये एन स्क्वायर का गुणांक पूरा माना जाएगा। अगर यहाँ पे आपका देखिए इस प्रकार से इक्वेशन बनता कि -5n² -2n+1, तब यहाँ पूछा जाता है एन का गुणांक क्या होगा, तो फिर अपन बताते हैं -2 गुणांक होगा, ठीक है। तो माइनस को शामिल करते हैं अपन, निशान को भी शामिल किया जाएगा, ये ध्यान में रखना आपको, बीजीय व्यंजक में निशान को भी अपन जो वो शामिल करते हैं, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करूंगा ये बात तो आप आसानी से समझे होंगे, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे अपन बता सकते हैं एन का गुणांक तो आपका कितना है, एन का जो गुणांक है वो तो आपका 2 है, और आपका एन स्क्वायर का जो गुणांक है वो -5 है। इसी प्रकार से एक प्रश्न आपके सामने है कि 5x² -3y + 37 में y का गुणांक है, तो y का गुणांक कितना हो जाएगा, देखिए ये y रहा और y की गुणा में कितना है आपका -3 है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर मित्रों यहाँ पे रहेगा। तो इस प्रकार से अपन बीजीय व्यंजक में, किसी भी बीजीय व्यंजक में गुणांक को आराम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, जिनमें चर दिए हुए हों, ठीक है, तो वो एक व्यंजक जिसमें संख्याओं के साथ चर भी हो तो उसको बीजीय व्यंजक कहा जाता है, और उसके गुणांक अपन आसानी से बता सकते हैं, प्रत्येक चर का गुणांक निकाला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ें, अगला आपका प्रश्न है बीजीय व्यंजक की घात। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको 2 प्रश्नों के साथ अपन करेंगे। बीजीय व्यंजक की घात, या मैं लिख दूं बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात, ये भी एक ही बात है। देखिए कैसे, प्रश्न नंबर 3 आपका 5x² + 7xy² + 6x⁴ + 1 में बीजीय व्यंजक या बहुपद की घात है। यानी कि ये जो आपके सामने दिया गया है इसको बीजीय व्यंजक भी बोला गया और बहुपद, दोनों एक ही बात बोला गया। क्यों, देखिए इसको आगे अपन समझेंगे कि बहुपद कैसे हो गया ये बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो इसको तो अपन आगे देखेंगे, बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है वो इन दोनों प्रश्नों को करने के बाद देखेंगे। पहले आप ये बताइए कि ये कितने घात का बीजीय व्यंजक या बहुपद है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे x की घात पर जो पहला पद आपका वो 5x² है, इसमें x की घात 2 है और y की घात कितनी है, 1। टोटल मिलकर घात कितनी हो गई इस पद की, टोटल घात हो गई 3। यहाँ पर भी टोटल घात कितनी हो गई, 3 हो गई, एक तो x की और 2 y की। लेकिन यहाँ पे टोटल घात आपकी कितनी है, x की घात 4 है, तो टोटल घात भी कितनी है इस पद की, 4। तो जिस पद की घात सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो घात है वही उस जो बीजीय व्यंजक उसकी घात होगी। तो यहाँ पे इस बीजीय व्यंजक की घात जो होगी वो 4 होगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 जो वो सही आंसर यहाँ पे रहेगा। उम्मीद करूँगा बात को आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। आगे प्रश्न देखिए, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, सॉरी। चौथा प्रश्न है कि 2x⁴ y⁴ + 7x⁵ + 8y³ x² + 1 में बीजीय व्यंजक या बहुपद की घात है। तो देखिए यहाँ पे जो बीजीय व्यंजक या बहुपद दिया गया है उसकी घात कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे देखिए x की घात 3 है, y की घात भी 3 है, इस पद में टोटल घात मिलकर कितनी बन गई, 6। यहाँ पे कुल घातें कितनी है, 5। यहाँ पे कुल घात कितनी है, 5। तो जो ज़्यादा, जिस पद में घात ज़्यादा होगी उसी पद की जो घात होती है वो पूरे बीजीय व्यंजक की घात होगी। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, यहाँ पे 6 है। जो सबसे बड़ी घात होती है वही बीजीय व्यंजक की घात होती है, बस यही ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, बीजीय व्यंजक की घात बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है।
बहुत ही आसान सा तरीका है कि जो भी पद आपको दिया गया है उसमें सबसे बड़ी घात मतलब जो आपके बीजीय व्यंजक में जिस भी पद की घात सबसे बड़ी है, या अपन ये बोल दें सिंपल भाषा में अगर बोलें तो ये है कि सबसे बड़ी घात ही बीजीय व्यंजक की घात होती है। ठीक है, उम्मीद करूंगा बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक है बहुपद। अब बहुपद होता क्या है, देखिए जब किसी बीजीय व्यंजक में आए सभी चरों की घात पूर्ण संख्याएं हों तो वह व्यंजक एक बहुपद कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए बोला है जब किसी बीजीय व्यंजक में आए सभी चरों की घात पूर्ण संख्याएं हों तो वह व्यंजक बहुपद कहलाता है। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे आपका देखिए क्या रहेगा, हाँ जी 7 अपन यहाँ पे लिख दूँ मैं, पहली बात 7x + 8y लिख दिया मैंने। ठीक है, दूसरा मैंने लिख दिया √7y + √8x। इसके बाद तीसरा मैंने लिख दिया √6y + √5x²। इसके बाद मैंने लिख दिया √xy²। तो यहाँ पे आप ये बताइए कि इसमें बहुपद कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे का जो सारे के सारे व्यंजक आपके सामने जो लिखे गए हैं चारों के चारों, ये बीजीय व्यंजक है निश्चित तौर पे, क्योंकि सभी में जो है वो देखिए चरों का प्रयोग हुआ तो ये बीजीय व्यंजक तो सारे के सारे रहेंगे। लेकिन जो बहुलक है, सॉरी बहुपद जो है वो कौन सा है इन बीजीय व्यंजकों में, ये अपने को छांटना है। तो बीजीय व्यंजक की डेफिनेशन तो अपने को पता है, जिसमें चर होंगे जिस व्यंजक में वो बीजीय व्यंजक होगा। लेकिन बहुपद कौन होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर है उसकी घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं, एक प्रकार से पूरी संख्या होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। 0, 1, 2, 3 ये जो संख्याएं ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, माइनस वाली इनमें शामिल नहीं होती। 1/2 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका x है और x की घात कितनी है, देखिए x की घात कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब x की घात 1 माना जा सकता है और यहाँ पे 1 माना जा सकता है, यानी 1 जो है यहाँ पे घात है दोनों चरों की 1 1। तो 1 जो है वो आपकी पूर्ण संख्या निश्चित तौर पे। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये तो आपका क्या है, एक बहुपद है। लेकिन आपका जो दूसरा ऑप्शन है उसमें देखिए पहले लिखा हुआ √7 और y की घात कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो ये तो सही है। उसके बाद में √8x लिखा है। अब देखिए √8 तो ठीक है, √8 ऐसे हो गया और √x ऐसे हो गया। √x को अपन लिख सकते हैं x की घात 1/2। तो यहाँ पे तो अपन डेफिनेशन में क्या पढ़ते हैं कि सभी चरों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो साथियों आपका दूसरा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका एक प्रकार से बहुपद ये नहीं होगा। तो पहला तो बहुपद है, दूसरा आपका बहुपद नहीं है। इसी प्रकार तीसरे में आप देखेंगे कि यहाँ पे y की जो घात है वो तो मित्रों 1 है और x की घात क्या, देखिए √x² अपन माने इसको, भाई 5 को तो अलग रख लेते हैं अपन एक बार, √x² है। ठीक है, तो x की पावर 2 है यहाँ पे और √ को अपन 1/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अपने को पता है। तो 2 से 2 कटेगा तो x की घात 1 बन गई और 1 क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो बिल्कुल ये आपका क्या है, आपका ये एक बहुपद आपका रहेगा। तो तीसरा जो है वो भी आपका एक बहुपद है। लेकिन चौथा क्या आपका एक बहुपद है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि √x और y इसको अपन लिख सकते हैं। तो y की घात तो 1 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे अपन ने x² को किया वैसे y² का मान भी अगर √ में है तो y की पावर 1 आ जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन √x यानी x की घात 1/2 रह गई। तो ये एक भी चर, अगर एक भी चर की घात अगर 1/2 या फिर बटा में है, ठीक है, या फिर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बीजीय व्यंजक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है, या फिर अपन बोलें चौथे जो व्यंजक अपन ने लिख रखा चौथा व्यंजक, वो भी आपका बहुपद नहीं है। तो केवल और केवल इसमें 2 बहुपद है, एक तो ऑप्शन आपका पहला और एक तीसरे में जो दिया गया है वो भी एक बहुपद है, बाकी आपके बहुपद नहीं है। उम्मीद करूंगा बहुपद की बात आप समझ गए होंगे। देखिए प्रत्येक बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक एक बहुपद हो या आवश्यक नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक हैं, लेकिन केवल और केवल पहला और तीसरा केवल यही आपके बहुपद हैं, बाकी दोनों आपके केवल बीजीय व्यंजक हैं, बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद होने के लिए चर की घात पूर्ण संख्या होना जरूरी है। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, कोई समस्या इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बहुपद के प्रकारों की बात की जाए तो देखिए बहुत आसान सा टॉपिक है बहुपद के प्रकार। और सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ में बताना चाहूँगा कि पहला प्रकार जो अपन पढ़ते हैं एक प्रकार से, वो एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद यानी कि 7 अक्ष जैसे अकेला है, तो इसमें इस व्यंजक में एक ही पद है, तो ये एक पदीय बहुपद हो गया। जैसे अगर आपके पास -5 a² b² है, ये भी आपका एक पदीय बहुपद हो गया। 10 है, ये भी आपका एक पदीय बहुपद है। 7x + 4x है, तो ये देखिए 7x + 4x, यहाँ पे 2 आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अपन 7x + 4x को जोड़ सकते हैं तो 11x बनेगा, और 11x एक पदीय बहुपद है। तो ये सारे के सारे जो बहुपद हैं वो एक पदीय कहलाएंगे। कौन से पदीय, कितने पदीय? एक पदीय बहुपद ये कहलाते हैं। तो एक तो प्रकार होता है एक पदीय बहुपद। दूसरा अपना जो प्रकार होता है वो होता है द्विपदीय। ठीक है, द्विपदीय में यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होंगे। तो सिंपल है बिल्कुल, जैसे 7x - 9y + 6x, यहाँ पे 3 पद आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसको सोल्व करेंगे तब देखिए 7x में 6x जुड़ा तो 13x बना, और माइनस का 9y, तो 2 ही पद हुए यहाँ पे भी। इसी प्रकार से 9 - 6 आपका ख, ठीक है, और -2 क। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 7 क बनेगा, क्योंकि 9 क में से 2 क घटे तो 7 क बना, ठीक है, और माइनस का 6 ख। तो यहाँ पर भी 2 ही पद हैं। तो ये जो है ये किस प्रकार का बहुपद होगा? आपका द्विपदीय। ठीक है, द्विपदीय बहुपद। अब मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी बहुपद में 2 या 2 से अधिक पद हैं तो उसको बहुपदीय बहुपद कहते हैं। तो द्विपदीय बहुपद का दूसरा नाम बहुपदीय, ठीक है, बहुपदीय बहुपद भी इसको कहा जाता है। उम्मीद करूंगा आप बात को समझे होंगे। यानी कि जब किसी व्यंजक में, या जब किसी बहुपद में, या जब किसी बीजीय व्यंजक में 2 या 2 से अधिक पद होते हैं तो उस बहुपद को आपका द्विपदीय बहुपद या बहुपदीय बहुपद कहा जाता है। ठीक है, अगर 2 पद हैं तब तो द्विपदीय, ठीक है, और 2 से अधिक हैं तो आपका जैसे 3 तो त्रिपदीय, चतुर्पदीय, इस प्रकार से चलता रहता है। और द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुर्पदीय इन नामों को काम में नहीं लेना है, तो अपन एक साथ इनको बोल सकते हैं बहुपदीय बहुपद। ठीक है, अब एक प्रकार और आता है त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, त्रिपदीय बहुपद जैसे 7x² - 8x है + 3y है, यानी 3 पद हो गए यहाँ पे। इसके अलावा जैसे 9 क है, -4 ख है, +7 ग है, तो ये आपका क्या, देखिए 3 पद है यहाँ पे, तो इसको अपन त्रिपदीय, ठीक है, त्रिपदीय बहुपद भी बोल सकते हैं। और त्रिपदीय बहुपद के अलावा अपन इसको बहुपदीय बहुपद भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुपदीय बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है मित्रों, कि 2 या 2 से अधिक पद वाले बहुपद को बहुपदीय बहुपद कहा जाता है। तो उम्मीद करूंगा मित्रों आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई मेरे हिसाब से आपको इसमें समस्या जो वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपका है कि 6x² + 5x - 6 है बीजीय व्यंजक है, बहुपद है, दोनों है या कोई नहीं है? तो देखिए बीजीय व्यंजक तो निश्चित तौर पे, क्योंकि यहाँ पे चरों का प्रयोग हुआ है, तो एक चर आपका x यहाँ पे प्रयुक्त हुआ, तो बीजीय व्यंजक तो ये है। क्या बहुपद है? देखिए बहुपद होने के लिए आपकी परिभाषा क्या है, कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात जो है वो एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पे चर की घात, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों 1 और 2 दोनों पूर्ण संख्याएं होती हैं निश्चित तौर पे। तो ये बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, उम्मीद है बहुत आसानी से समझे होंगे, कहीं कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, यहाँ पे नहीं लिखवाया मैंने। एक पदीय बहुपद जो होता है, ठीक है,
एक पदीय बहुपद को अपन रैखिक बहुपद भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भूल गया लिखवाना, अभी ध्यान में आ गया, लिखवा रहा हूँ। रैखिक बहुपद भी इसी को बोला जाता है। एक घातीय जो बहुपद होता है उसी को अपन रैखिक बहुपद कहते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। रैखिक बहुपद की थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, ये घात वाले में आएगा ना, एक पद वाले को नहीं बोलेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद चाहे कितने भी पद हों, लेकिन अगर उस बीजीय व्यंजक या उस बहुपद की घात एक है, ठीक है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे नोट लगा के मैं आपको लिखवा देता हूँ ये, चलिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है मित्रों। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखिए कि, हाँ जी यहाँ लिखवा देते हैं, जब किसी, या फिर ऐसे लिख लीजिए, एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है, बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं साथियों, जैसे 6x + 7y + 3, इस बहुपद में, ठीक है, इस बहुपद में दो चर हैं, एक तो x है और एक y है, दोनों की घात कितनी कितनी है? एक एक घात है। तो इस आपके बीजीय व्यंजक या बहुपद की घात भी कितनी हुई? कुल मिलाकर के एक ही घात हुई, ठीक है, क्योंकि जिस चर की घात अधिकतम होती है वही घात आपकी उस बीजीय व्यंजक या बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम घात 1 है, तो 1 ही इस बहुपद की घात होगी। और एक घात वाले बहुपद को ही अपन क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। उम्मीद करूँगा समझे होंगे। जैसे 7x² / x + 6y, यह भी आपका क्या है? रैखिक बहुपद है। कैसे? देखिए, x से x कट गया तो यहाँ पे x की घात 1 बची, यहाँ पे y की घात भी 1 बची, तो निश्चित ही यह भी एक घातीय बहुपद है। एक घातीय बहुपद हो गया तो इसको अपन रैखिक बहुपद बोलेंगे। तो दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो आपके कौन से बहुपद के एग्जाम्पल हैं? आपके रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल हो गए, एक घातीय बहुपद के एग्जाम्पल ये हो गए। उम्मीद करूँगा बात को अच्छे से क्लियरली समझ गए होंगे। और ये प्रश्न आपका हो गया, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। छठा आपका प्रश्न है x + 5y, ठीक है, x + 5y × 4y - x बहुपद का प्रसार है। यानी कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? तो देखिए, ये अपने को मल्टीप्लाई करके देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे पहले अगर सिंप्लीफाई में करके बताऊं आसानी से, तो x + 5y है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है 4y - x से। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो x है वो आपका 4y से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद -x से मल्टीप्लाई होगा। तो 4y से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो आ जाएगा 4xy। और यहाँ पे देखिए x के सामने प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गए माइनस। देखिए यहाँ पे प्लस जो वो था लेकिन छुपा हुआ रहेगा, इसको अपन दिखाते नहीं हैं, तो माइनस बनेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया और ये बनेगा x²। और देखिए इसके बाद अपन क्या करेंगे? 5y का मल्टीप्लाई करेंगे 4y से, और उसके बाद -x से मल्टीप्लाई करेंगे 5y का। तो प्लस का आ जाएगा 5 × 20 y² आ जाएगा, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर फिर से माइनस बना, और 5y x से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 5xy। अब यहाँ पे आप देख पाओगे माइनस का x² बना, प्लस का 20 y² बना, और माइनस का xy आपके पास ये बन के आ गया। अब देखिए अपन यहाँ पे आराम से बता सकते हैं कितने चर हैं यहाँ पे। आपके पास चर जो है वो 2 चर हैं, एक तो आपका x है और एक क्या है आपका y, तो 2 चर हो गए। चर कितने हैं? 2, तो द्विचरीय हो गया। चलिए द्विचरीय तो हो गया। घात कितनी है? घात द्विचरीय हो गया। पद कितने हैं इसमें? कितने पद साथियों इसमें? देखिए पद जो रहेंगे इसमें वो आपके एक पद रहेगा, 2 पद रहेंगे, या कितने पद रहेंगे, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो पद रहेंगे वो 3 पद रहेंगे मित्रों। देखिए पहला पद ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा पद ये रहा आपके सामने, तो 3 पद रहेंगे, तो त्रिपदीय होगा, ठीक है, त्रिपदीय रहेगा। इसके अलावा अपन बात करें तो आपके सामने देखिए घात की बात करें तो मैक्सिमम घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी y की घात 2 है, और यहाँ की घात 1 है, y की 1 है, तो टोटल मिलके 2 हो गई। यानी कि आपका द्विचरीय हो गया, त्रिपदीय हो गया, और
द्विघातीय बहुपद हो गया। तो यहाँ पे देखिए किसी भी ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ सही से, यहाँ पे द्विचरीय है, त्रिपदीय है, लेकिन घनीय बहुपद, घनीय बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसको घनीय बहुपद कहते हैं, लेकिन यहाँ पे घात तो अपनी 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद होगा। ठीक है, द्विचरीय, त्रिपदीय और आपका द्विघातीय बहुपद होगा। तो या तो इस ऑप्शन को बदल लीजिए या फिर ऑप्शन ये सारे ही सारे गलत हैं। तो इस ऑप्शन को मैं बदल देता हूँ मित्रों, ताकि आप जो स्क्रीनशॉट लो उसमें आपको समस्या नहीं आए। ये हो जाएगा आपका द्विघातीय। ठीक है, द्विघातीय बहुपद। तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ठीक है, चर इसमें 2 हैं, पद 3 है और घात भी कितनी है इसमें टोटल आपकी 2। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, बिल्कुल आसानी से किए जा सकते हैं, बस समझने की देरी है। तो ये सारी बातें अगर आपने समझ ली हैं तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए आप आराम से कर पाओगे बीजीय व्यंजकों और बहुपद से संबंधित। और ये प्रश्न नंबर 7 आप लोगों के सामने है, a माइनस बी प्लस ए बी और उसके बाद है b माइनस सी प्लस बी सी, उसके बाद है c माइनस ए प्लस सी ए का योग कितना होगा। तो सिंपली जोड़ना है। ठीक है, जोड़ के आप जो सॉल्यूशन करोगे जैसे अपन करें, देखिए a माइनस बी प्लस ए बी है, उसके बाद में प्लस में करना है b माइनस सी, ठीक है, माइनस सी प्लस बी सी, और उसके बाद में प्लस करना है, सॉरी, प्लस c माइनस ए प्लस सी ए। अब यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का b है, ठीक है, ये प्लस का b कट गया, आपका a है प्लस का, a आपका माइनस का, प्लस का c है, माइनस का c है, यानी आपके पास ए बी बचा प्लस बी सी बचा प्लस सी ए बचा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये केवल और केवल बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है। बीजीय व्यंजकों को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे दिया जाता है। तो भाग वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो पूछा जा सकता है, बाकी ऐसा प्रश्न मेरे हिसाब से नहीं आ सकता। बाकी पूछा भी जा सकता है, पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 8वां जो प्रश्न है, इसमें आपको सिंपली घटाना है। तो घटाने में थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि पहले वाली जो इक्वेशन या बीजीय व्यंजक वो तो ऐसे का ऐसा लिख देंगे अपन, जैसे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये तो एज इट इज़ अपने को लिखना है। अब अपने को घटाना है तो घटाने का निशान अपन माइनस लगाएंगे, और अब पूरा जो सामने वाला इक्वेशन उसको अपन ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में क्यों लिखा अपन ने, ब्रैकेट में इसलिए लिखा मित्रों क्योंकि सारे के सारे निशान जो बदल जाते हैं घटाने पर। क्या होगा देखिए, ये तो 12a हो गया माइनस 9ab हो गया और प्लस का 5b हो गया माइनस का 3 हो गया। अब देखिए ये 4a यहाँ पे आपका प्लस का था, लेकिन यहाँ पे माइनस का निशान होने के कारण माइनस का 4a आ जाएगा। ये देखिए माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस बनेगा, 7ab प्लस का हो गया यहाँ पे, जबकि यहाँ पे माइनस का दे रखा था। ठीक है, यहाँ पे प्लस 3 भी था तो माइनस 3 भी हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 12 था तो माइनस का 12 हो गया, यानी घटाने पर निशान बदलते हैं, तो इसलिए अपने को ऐसा करना होता है। अब इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 12a में से आपके कितने a घटेंगे, देखिए 4a घट जाएंगे तो 8a बच जाएंगे, और माइनस का 2ab बचेगा। भाई माइनस का 9ab है तो 7ab ये रहा, तो माइनस का 2ab बचा। इसके बाद में 5b है आपके सामने, यहाँ पे माइनस के 3b हैं तो प्लस के 2b बचेंगे, और यहाँ पे आप देखिएगा माइनस के 3 है और ये माइनस के 12 तो माइनस के 15 बन जाएंगे, और ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, घटाना जोड़ना बिल्कुल आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुणा वाला व्यंजक a b माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी का मान क्या होगा। देखिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। पहले तो a b से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस सी से, तो ए बी माइनस ए सी बनेगा। प्लस में आगे क्या है, बी सी माइनस सी, आपका बी ए बनेगा, ये ए बी ए की बात है। ठीक है, प्लस में आपका सी ए माइनस सी बी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी आपका प्लस का है और ये माइनस का क्या है आपका बी ए या ए बी ए की बात है। ठीक है, तो इसको अपन काट देंगे। फिर ए सी जो आपका ये किसका है, आपका यहाँ पे माइनस का, तो ये ए सी या सी ए जो है वो प्लस का है, तो ये कट जाएंगे। बी सी आपका यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे बी सी या सी बी जो है वो आपका किसका है, माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बचा क्या अपने पास, 0 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, यहाँ पे ये जो प्रश्न आया है इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या है कि 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर भागफल व शेषफल क्या आएगा। ये सिंपली अपना प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए साथियों, भाग विधि से ही करना है।
कुछ भी नहीं करना होता, सिंपली जो जिसका भाग लगाना है, जो प्रश्न में बोला वही करना है। तो अपन ने लिख लिया 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x और -1। इसमें अपने को भाग लगाना है x-1 का। अब देखिए मित्रों, हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखना है, बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो x है यहाँ पे, ठीक है, ये जो x है, इस x को अपने को किस में बदलना है, अपने को बदलना है सबसे पहले 3x⁴ में, ठीक है, 3x⁴ में बदलना है। तो अपने को x को किससे अपन मल्टीप्लाई करें कि वो 3x⁴ बन जाए, तो निश्चित ही अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x⁴ से। जब 3x⁴ जो मल्टीप्लाई होगा आपके किससे, x के साथ, तो ये बनेगा 3 तो 3 हो जाएगा, और x⁴ ये है और x⁴ ये है, तो गुणा होंगे तो x⁴ कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा माइनस में आगे क्या 1 और है, तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका, भाई माइनस का 1 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का आपका 3x⁴ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बटा सॉरी आप इस प्रकार से भाग का निशान अपन लगाते हैं। अब यहाँ पे निशान बदलेंगे तो ये माइनस का निशान बना और ये प्लस का बन गया, ये आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या बचा आपके सामने, यहाँ पे आपके सामने बचा -x³ भाई माइनस का 4x³ है, उसमें प्लस का 3x³ है, तो माइनस का x³ यहाँ पे आपके पास बच जाएगा। अब अपन आगे क्या उतारेंगे, माइनस का 3x और माइनस का 1 आगे अपन उतार लेंगे, ये जो आगे दिया गया है इसको यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सिंपल, ठीक है। अब देखिए अपना टारगेट क्या होना चाहिए, अब अपना टारगेट ये होना चाहिए कि जो x अपने पास x-1 जो है, उसमें ये जो x है, इस x से अपने को बनाना है -x³, ये वाला पहले वाला पद बनाने की सोच लिया करो बस। तो अपन x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -x³ बने, तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे -x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए -x² जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -x³ बनेगा, और जब ये -x² आपके -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आपका प्लस होगा और x² बन जाएगा, ठीक है। अब निशान बदलेंगे, ये प्लस और ये माइनस, तो ये फिर से कट जाएंगे, और यहाँ पे आपका देखिए ये क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए ये x² है, तो माइनस का तो हो गया x², आगे क्या है माइनस का 3x है और माइनस का 1 है, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² में से माइनस का 3x वैसे थोड़ी घटा सकते हैं अपन, इसी प्रकार से समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। अब अपना टारगेट क्या रहेगा, अब अपना टारगेट ये रहेगा कि इस x से अपने को अब क्या बनाना है, अपने को अब बनाना है -x²। तो अपन x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x² बन जाए, तो अपन निश्चित ही इसको -x से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का x² बनेगा, और ये -x जब आपके -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x बनेगा, और ये प्लस का निशान बनेगा, ये माइनस का, ये फिर से कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे माइनस का 3x है, यहाँ पे माइनस का x है, तो ये बनेगा माइनस का 4x, और यहाँ पे आपका आगे क्या है माइनस का 1 बच जाएगा। अब देखिए अपना टारगेट क्या रहेगा कि इस x को अपने को बदलना है -4x में। अब x को अपन किससे मल्टीप्लाई करें, इस x को अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 4x बने, तो अपन -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से, तो ये बनेगा -4x, और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई होगा -4, तो प्लस का 4 बनेगा, और यहाँ पे ये प्लस का निशान, ये माइनस का, फिर से कट जाएंगे, ये आपके सामने -5 बच जाएंगे। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा आपका शेषफल हो जाएगा, ये तो शेषफल हो जाएगा, ये आपका भागफल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका भागफल हो जाएगा मित्रों। तो भागफल और शेषफल पूछा था, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आप देखिए 3x⁴ -x² -x -4 तथा -5 इसका शेषफल होगा। तो बिल्कुल यही इसका आंसर जो है वो रहेगा। तो ये साथियों भाग विधि है, जिसमें अपने को कुछ नहीं करना, केवल पहले पद को देखते जाना है, पहले पद को देखते जाना है हर बार, ठीक है, वही बनाना है अपने को। बस अगर वो बनाते जाते हैं तो अपना प्रश्न इजीली हल हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है साथियों। तो ये आपका 10वां प्रश्न था। 11वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, और ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क रहेगा आपके लिए ये, और इसमें आपको फाइंड आउट करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि इसका शेषफल क्या रहेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि शेषफल क्या आएगा, ठीक है। होमवर्क में ये प्रश्न है आपको। चलिए मैं बता देता हूँ आपका आंसर, जिसका आंसर मिल जाए अच्छी बात, आंसर मिला लीजिएगा। भागफल जो होगा वो होगा आपका 12x²
प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, और जो शेषफल आएगा आपका, शेषफल जो इसमें निकल के आए वो आएगा माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें इस प्रश्न को। अगर नहीं हो तो आप मुझे लिख भेजें। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेंगे और इसको आपको होमवर्क में ट्राई करना है मित्रों। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया अच्छे से, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गणित के सभी टॉपिक्स को बहुत ही शानदार तरीके से, एक भी टाइप बाहर नहीं है एग्जाम में, इस प्रकार से सभी प्रश्नों को, सभी टॉपिक्स को करवाया जाएगा ताकि आपको संपूर्ण सफलता मिल सके, कहीं कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आए। जैसे साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं रही है आपको, उसी प्रकार गणित में भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम अब नहीं होगी। ठीक है मित्रों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।